हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी। और हमने इस चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ा, श्रीलंका के बारे में पढ़ा। और आपने देखा कि बेल्जियम के लोगों ने 4 संशोधन करके वहाँ पे मतलब ऐसी व्यवस्था की सरकारों की कि वहाँ शांति बन गई। और वैसी व्यवस्था कोई और देश आज तक नहीं कर पाया यूरोप के अंदर, जैसी व्यवस्था बेल्जियम के लोगों ने संविधान में करी है। और दूसरी तरफ हम श्रीलंका में देखते हैं, लोग तो वैसे ही रह रहे थे, जैसे 3 तरीके के लोग वहाँ रह रहे थे बेल्जियम में, और 3 तरीके के ही लोग श्रीलंका में रह रहे थे। लेकिन श्रीलंका के जो ज्यादा लोग थे, इसीलिए लोग उन्होंने अपने बहुत संख्यकवाद का फायदा उठा के जो अल्पसंख्यक लोग थे वहां पर उनको तंग किया तमिल लोगों को। और जो एक ऐसा देश जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में आगे था अपने पड़ोसी देशों से, वो लड़ाई झगड़े के कारण श्रीलंका में तमिल और जो सिखियों के बीच में लड़ाई हुई उसके कारण पीछे रह गया और गृह युद्ध हो गया। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग वो छोड़ के चले गए श्रीलंका को। लेकिन बेल्जियम के लोगों की समझदारी ने क्या कर दिया कि वहाँ शांति बन गई। नहीं तो बेल्जियम भी 2 हिस्सों में बढ़ जाता अगर वहाँ पर समझदारी ना अपनाई जाती। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। बेल्जियम भी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैसे ही श्रीलंका भी। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। देश दोनों ही लोकतांत्रिक है, लेकिन दोनों ने सत्ता की साझेदारी को अलग अलग तरीके से निपटाया। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता। ये तो पता ही है। अगर हमारे देश के अंदर भी, घर के अंदर कई लोग हैं, तो अगर किसी एक बंदे को भी प्रॉब्लम आती है तो सारे बाकी सदस्यों को भी प्रॉब्लम आती है। चाहे घर हो चाहे देश हो, उसके अंदर मतलब सबकी भावनाओं का अगर आदर, घर के अंदर भी सबकी भावनाओं को आदर होगा तो शांति रहेगी। अगर नहीं होगा तो एक आध का बंदा दुखी रहेगा, उदास रहेगा घर में। ऐसे ही अगर देश के अंदर भी जितने भी समुदाय के लोग रह रहे हैं और उनका अगर सबकी भावनाओं का आदर नहीं किया जाएगा तो देश के अंदर भी ना तो एकता संभव है ना ही शांति संभव है। इस चीज को जो बेल्जियम के लोग थे उन्होंने समझा कि जैसे हमारे घर के अंदर सबकी भावनाओं का आदर हमें करना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है, वैसे ही देश के अंदर भी चाहे कितने भी तरीके के समुदाय और लोग रह रहे हों, उनकी भावनाओं का अगर ध्यान रखा जाएगा तो भी देश के अंदर शांति और एकता रखी जा सकती है। लेकिन इस चीज को श्रीलंका के लोगों ने नहीं समझा और अच्छी तरीके से सत्ता की साझेदारी जैसे बेल्जियम के लोगों ने की थी, श्रीलंका के लोगों ने नहीं की। एक ही मतलब एक समुदाय के लोगों की ज्यादा वो करा, सुना और उनकी ही भावनाओं का आदर किया। सिंहली लोगों की भावनाओं पर की तरफ ही ध्यान दिया। तमिल और जो बाकी वहाँ ईसाई लोग रह रहे थे उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण वहाँ गृह युद्ध हो गया और एक देश जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में आगे था वो पिछड़ गया। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। वहां पर भावनाओं का, सबकी भावना का ध्यान रखते हुए सत्ता में साझेदारी करने के लिए जो वहां पे 2 मेन समुदाय थे, डच और फ्रेंच, वो दोनों ने समझदारी दिखाई बेल्जियम में। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम रखने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है।
क्या मतलब, अगर देश में जिन समुदाय के लोगों की ज़्यादा संख्या होती है वो क्या करते हैं, अगर वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी देश के अंदर चलाने की कोशिश करते हैं, और सत्ता में जो बाकी लोग जिनकी संख्या कम होती है उनको हिस्सेदार नहीं बनाते हैं, तो इससे देश में क्या हो जाता है, एकता खत्म हो जाती है, एकता पर संकट आ जाता है। अगर देश के अंदर वो समुदाय जिन जो ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिसमें लोग वो देश के अंदर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करते हैं और दूसरे लोगों को सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाते, तो इससे देश की शांति भी भंग हो जाती है और एकता पर भी संकट आ जाता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। ये कार्टून दिखाया गया है कि बाईं तरफ का अंकित कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम के दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ये जर्मनी की बता रखा है कि वहाँ दो पार्टियां हैं, एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने वहां पर गठबंधन सरकार बनाई। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं। मतलब इतिहास में जर्मनी के देखा जाए तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे हमारे देश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी है। सन 2005 में 5 के चुनावों में दोनों में से किसी को अपने बूते पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी दो थी, इन्होंने गठबंधन बनाया, जबकि ये दोनों विरोधी पार्टियां थी। लेकिन इन्होंने फिर भी 2005 में वहाँ जो चुनाव हुए, इन दोनों पार्टियों को किसी को बहुमत नहीं मिला। इतना बहुमत नहीं मिला कि वो अकेली पार्टी अपना कोई वो बना सके, सरकार बना सके। तो इन दोनों पार्टियों ने फिर नहीं, दोनों में से किसी को भी बहुमत मिला तो दोनों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मतलब वहाँ पर उनकी जो नीतियाँ थी वो अलग अलग थी, फिर भी उन्होंने दोनों ने पार्टियों ने मिलकर सरकार चलाई। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। तो आगे पढ़ते हैं। तो ऊपर से देख के आते, जो पहले ऊपर से पढ़ा था, ये तो जर्मनी की कहानी है, वो जर्मनी की वो बताई है कि कितना बढ़िया वहाँ सिस्टम था कि वहाँ की दो विरोधी पार्टियों ने भी मिलकर सरकार बनाई। आगे पढ़ते हैं। अभी सत्ता की साझेदारी क्यों है, हम आपने एग्जाम्पल देख ली कि बेल्जियम वालों ने सत्ता की साझेदारी की तो वहाँ पे कितना अच्छा माहौल रहा, देश में एकता बढ़ गई। और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं की गई तो वहाँ देश टूट गया, लोग देश को छोड़कर भागने लगे और लोग मारे भी गए बहुत सारे लोग। तो अगर देश में शांति रखनी है तो मेरे ख्याल से दो एग्जाम्पलों से हमें समझ आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है, देश के अंदर सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है, फिर ही देश के अंदर एकता और शांति बनी रह सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहले आप दोनों तर्क, सत्ता की साझेदारी क्यों, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, इस तरफ हम दो वो दे सकते हैं तर्क। पहला तर्क क्या है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायी तब के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। बच्चों आप वो लेके बैठे होंगे
नोटबुक लेकर बैठे होंगे, आपके पास पेन भी होना चाहिए। तो हम इस जगह क्या पढ़ रहे हैं, सत्ता की जो साझेदारी है होनी चाहिए, उसके पक्ष में दो तर्क हैं और दोनों तर्क आ सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो उसमें आप लिखोगे सत्ता की साझेदारी जरूरी है, उसके दो कारण है। नंबर पहला कारण क्या है, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, अगर सत्ता का बंटवारा नहीं होगा, जिन लोगों को सत्ता मिल जाएगी वो तो खुश रहेंगे, जिनको सत्ता नहीं मिलेगी वो दुखी रहेंगे। तो जो जिनको सत्ता मिल गई वो और जिनको नहीं मिली उनके बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन सत्ता का बंटवारा ठीक है, अगर सबको सत्ता मिलेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक का चाहे बहुसंख्यक का, तो उनके बीच में लड़ाई नहीं होगी। अगर एक को सत्ता मिल गई और दूसरे को शक्ति नहीं मिली तो उनके बीच में लड़ाई होगी। इसलिए सत्ता का बंटवारा ठीक है। इससे क्या हो जाता है, सत्ता का बंटवारा करने से जो सामाजिक समूह होते हैं अलग अलग, उनके बीच जो टकराव का अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव जब भी समाज के अंदर, जैसे हमने श्रीलंका के अंदर देखा है कि सिंहली और तमिलियों के बीच में टकराव हुआ तो देश में बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोगों को देश छोड़कर भी जाना पड़ा और वहाँ का जो विकास था वो भी रुक गया था। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी सही है, इससे सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का जो अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। और अगर सामाजिक समूहों के बीच में टकराव हो जाए तो वो अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। अगर टकराव हो जाए, सत्ता की साझेदारी ना की जाए, अगर टकराव हो जाए तो जो वो लड़ाई झगड़ा होता है वो देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता लेके आता है, मतलब सरकारें टिक नहीं पाती। और जो अगर किसी को एक को सत्ता मिल गई होगी तो वो सरकार चल तो रही होगी, लेकिन जिन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा होगा तो वो क्या लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिसके कारण जो राजनीतिक अस्थिरता, सरकार हो सकता है वो उस सरकार को जाना पड़े, खत्म करना पड़े उस सरकार को। तो क्या होता है, सत्ता सही है, सत्ता का बंटवारा सही है क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच का टकराव कम हो जाता है। अगर टकराव हो जाए तो ये देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाता है। तो इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए। अच्छा, 3 बातें याद रखो, सत्ता का बंटवारा सही है, अगर तो इससे क्या हो जाता है, सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव होना होता है वो कम हो जाता है, टकराव कम हो जाता है। और अगर टकराव हो जाए तो क्या हो जाता है, उससे लोगों के बीच में हिंसा बढ़ती है, मतलब लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। सत्ता में हिस्सा देना सत्ता में हिस्सा दे देने से क्या हो जाता है, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें स्थायित्व आ जाता है, मतलब वो थोड़ा टिक जाती है, परमानेंसी आ जाती है, उसमें स्थायित्व आ जाता है। सत्ता में हिस्सा देने से राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता आ जाती है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, जो ज्यादा जैसे श्रीलंका के अंदर था, सिंहली लोगों ने अपनी इच्छा तमिल जो थोड़े लोग थे उनके ऊपर थोपी। थोड़ी देर तो वो चुप रहे लेकिन बाद में उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अगर हम बहुसंख्यक लोगों की इच्छा को बाकी सब लोगों के ऊपर थोपेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए देखने को लाभकारी लग सकता है, लेकिन बाद में जाकर वो देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आंतरिक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब अगर बहुसंख्यक है उनकी जो नीतियां हैं उससे अल्पसंख्यकों को ही परेशानी नहीं होगी। बाद में जब अल्पसंख्यक शोर मचाएंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उस टाइम बहुसंख्यक लोगों को भी परेशानी आएगी और उनकी भी बर्बादी का कारण हो सकता है वो वाला फैसला जो बहुसंख्यकों को सत्ता देने का है। तो सत्ता की साझेदारी सही है। इसके तर्क में क्या है कि सत्ता की साझेदारी होगी तो सामाजिक समूहों के बीच में, नंबर 1, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव कम होएगा।
अगर सामाजिक समूहों के अंदर टकराव होता है तो क्या होता है, देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं रहती। अगर हम सत्ता की नंबर 3, अगर हम सत्ता में हिस्सा दे देते हैं, सभी लोगों की हिस्सेदारी सत्ता में कर देते हैं, तो इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है। 3 पॉइंट बन रहे हैं। सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि इसके कारण देश के अंदर जो सामाजिक समूह होते हैं उनके अंदर क्या है, टकराव कम हो जाता है। अगर सामाजिक समूहों के बीच में टकराव होता है तो राजनीतिक स्थिरता खत्म हो जाती है। और अगर राजनीतिक सत्ता में साझेदारी, जहाँ सत्ता में हिस्सेदारी बाकी लोगों को देते हैं, तो इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है। और एक थोड़े समय के लिए तो ये सही लग सकता है कि जो बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है, बाकी लोगों जो देश के अंदर बाकी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर थोप दी जाएगी, तो वो लाभकारी दिखता है थोड़ी समय के लिए, लेकिन बाद में जाकर ये देश की एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जो चीज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ओनली अल्पसंख्यक के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है। बहुसंख्यक लोगों का जो फैसला होता है वो अल्पसंख्यकों के लिए ही ओनली मुश्किल या समस्या नहीं पैदा करता। बाद में जाकर जब अल्पसंख्यक अपने साथ हो रहे गलत के लिए लड़ेंगे तो बहुसंख्यक लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और उनकी बर्बादी का रास्ता भी खुल सकता है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया इसमें कि सत्ता की साझेदारी सही है। इसका मतलब इससे क्या होता है, नंबर 1, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव कम हो जाता है। अगर सामाजिक समूहों के अंदर टकराव हो तो देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता खत्म हो जाती है। ये पहला पॉइंट खत्म। नंबर 2, अगर हम लोगों को जो सारे लोगों को सत्ता में हिस्सा दे देते हैं तो इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है। नंबर 2 हो गई। तीसरा नंबर होता है कि अगर हमें देखने में शुरुआत में तो लग सकता है कि बहुसंख्यक लोगों की जो इच्छाएं हैं अगर बाकी अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर थोपी जाएं थोड़ी देर के लिए तो वो सही लग सकता है, लेकिन बाद में जब दोनों के बीच में टकराव होएगा, क्योंकि बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपी हैं, तो गलत किसके साथ होगा, अल्पसंख्यक के बाद के साथ। तो जिसके साथ गलत होता है तो वो आवाज़ जरूर उठाता है। तो जब वो बहुसंख्यक के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा तो देश में लड़ाई होगी और देश की एकता खत्म होएगी। देखने में थोड़ी देर के लिए बहुसंख्यक के लिए फायदेमंद लग सकता है, लेकिन जब बहुसंख्यक का फैसला अल्पसंख्यक के लिए समस्या पैदा कर सकता है तो बाद में अल्पसंख्यक भी उनके साथ हो रहे गलत के विरुद्ध जब आवाज उठाएंगे तो बहुसंख्यक के लिए भी समस्या पैदा कर सकता है और उनकी बर्बादी का रास्ता खोल सकता है। आगे पढ़ते हैं। ये आप बार बार पढ़ने से आपको समझ आ गई होगी बात जो मैंने समझाई। अगर फिर भी ना आए तो मेरे से फोन पर बात करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है। दो तो पक्ष, 3 पक्ष पढ़ लिए और एक तीसरी और भी बता रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए कैसे ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डरे डरे से रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र व्यवस्था, पहले तो हम ये पढ़ा था कि सत्ता का बंटवारा सही है, हमने 3 उसमें वो दे दिए, सुझाव दे दिए। एक सुझाव और है कि सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र व्यवस्थाओं के लिए ठीक है।
तो ये इसलिए कहा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र सही तरीके से फिर चल सकता है अगर लोकतंत्र के अंदर सारे लोगों की हिस्सेदारी हो, सत्ता की हिस्सेदारी हो। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है? दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब भी होता है जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। सत्ता क्या हो? सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा होती है? मोटा मोटा याद करना है भी। लोकतंत्र व्यवस्था के लिए सत्ता की साझेदारी ठीक है, उसके पक्ष में हम क्या कहेंगे? सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का फिर मतलब बता रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि लोकतंत्र के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके बीच सत्ता बांटी जाए, शक्ति बांटी जाए और ये लोग इसी डरे में रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जोड़ते हैं। नंबर क्या है? एक, लोकतंत्र व्यवस्था के लिए सत्ता की जो सत्ता का बंटवारा है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि लोकतंत्र के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और इसलिए वैध सरकार वही है और वही सरकार कानूनी तौर पर सही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में से जुड़ते हैं या हिस्सा लेते हैं। वही सरकार वैध है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह हिस्सा लेते हैं या जुड़ते हैं। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी, जो उसके अंदर लोग आते हैं, इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। जो सरकार है, जिस देश की वो सरकार है, उस देश के अंदर जितने भी समूह, सामाजिक समूह पाए जाते हैं, अगर वो भागीदारी होते हैं सत्ता में तो ही और सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, वही सरकार बनेगी। ये पढ़ लेना। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी से के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपर्क और दूसरे को नैतिक तर्क कहते हैं। जो ऊपर दो तर्क दिए गए हैं, पहला तर्क तो वही बनता है कि सत्ता की साझेदारी जिसमें सारे समूह मिलकर चलते हैं, जिनके बीच में टकराव नहीं होता। तो इन जो दो तर्क आए हैं, एक तो कह रहे हैं कि जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। एक कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी ठीक है जिसमें समाज समूह में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इनमें से एक तो युक्ति पर्क है, दूसरा नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्ति पर्क जहाँ ये अब आपको युक्ति पर्क का भी अर्थ समझना है और नैतिक तर्क क्या होता है इसका भी समझना है। तो युक्ति पर्क जहाँ समझदारी का तर्क, युक्ति पर्क जो युक्त हो, जो सही हो, तो युक्ति पर्क जहाँ समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। जो युक्ति पर्क जहाँ समझदारी का तर्क हम देते हैं तो वो लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, उन चीजों को ही सही ठहराता है जिससे लोगों को लाभ होता है। युक्ति पर्क जहाँ समझदारी का तर्क, ये अंडरलाइन कर लो, लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है, जो उसका अंदर नहीं महत्व होता। जो युक्ति पर्क या समझदारी का तर्क होता है वो परिणामों, लाभकारी परिणाम, किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है जिससे लोगों को लाभ मिलता है, युक्ति पर्क उस पर या समझदारी का तर्क उस पर जोर देता है। और नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है, अंदरूनी महत्व को बताता है। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत का मतलब अंदरूनी महत्व को बताता है।
सत्ता के बंटवारे के अंदरूनी महत्व को बताता है नैतिक तर्क, और जुक्ति परक या समझदारी का तर्क बताता है कि किसी चीज के परिणामों के जो लाभकारी परिणामों के ऊपर जोर देता है, उन चीजों को अपनाया जाए जिसके एंड में परिणाम लाभकारी होते हैं। युक्ति परक होता है हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला। युक्ति परक क्या होता है, जो हम ये सोच के लेते हैं कौन सा हम फैसला करें कि जिससे हमें प्रॉफिट और हानि कम से कम हो। हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला युक्ति परक होता है। और पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उल्ट होता है। पूरी तरीके से मतलब नैतिकता के आधार पर जो फैसला लिया जाता है उसमें लाभ हानि के बारे में नहीं सोचा जाता। नैतिकता वाले में जो युक्ति परक है उसमें हम लाभ हानि देखते हैं कि ऐसा फैसला लिया जाए जिसमें हानि कम से कम और लाभ ज्यादा हो। और जो नैतिक तर्क होता है उसमें लॉस प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत सारे दोस्त तमिल भाषी और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? मतलब एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो, तो बेल्जियम वाली सरकार उसका साथ दे देगी। लेकिन सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल रख। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? इससे किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक और क्यों है? क्योंकि बेल्जियम की कर सकती है, क्योंकि बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी है उसका वो पालन किया गया है। और वहाँ की सरकार जो एनीते बेल्जियम में रह रही है और जो उसके फ्रेंच भाषी दोस्त है उस फ्रेंच में पढ़ाई चाहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो सकती है। लेकिन जो सेल्वी है उसकी प्रॉब्लम तभी वो हो सकती है अगर श्रीलंका के अंदर सत्ता की साझेदारी हो तो ही पॉसिबल हो सकती है। खलील की उलझन, जैसा कि होता आया है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था। आपने जो कहानियां सुनी है ना विक्रम बेताल की, वैसी कहानी है। विक्रम बेताल की एग्जाम्पल लेकर समझाई जा रही है। जैसा कि होता आया है इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोच कर के कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। शहर का नाम बेरूत है और वहाँ एक खलील नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। मतलब उसके माँ बाप थे जो एक ही समुदाय के नहीं थे, अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए ये कोई अनूठी बात ना थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था। पर गृह युद्ध वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। बैरूत शहर में खलील रहता है, उसके मम्मी पापा अलग अलग समुदाय के हैं। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए कोई ये बड़ी अलग बात नहीं थी, क्योंकि लेबनान में
अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे जो। और लेबनान की बात हो रही है देश की, और वहाँ की राजधानी बैरूत में वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, अलग अलग समुदाय के लोगों था, और गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। वैसे वो वहाँ लेबनान की जो राजधानी बैरूत है वहाँ पर लोग थे जो अलग अलग समुदाय के थे। वो शादियाँ वगैरह भी कर लेते थे, कोई ज़्यादा अनोखी बात नहीं थी। जब शांति होती थी तो मिलजुल कर रहते थे, जब गृह युद्ध होता तो वो एक दूसरे से लड़ते भी थे। गृह का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वहां पर जब गृह युद्ध था लड़ते थे नहीं, लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन वहां पर जब गृह युद्ध समाप्त हो गया लेबनान में, तो वहां के सारे जो नेता थे वो मिलकर बैठे। विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के जो कुछ बुनियादी नियम थे, जो रूल थे सत्ता के बंटवारे थे, वो बनाए गए और सबकी सहमति बनी उस पर। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। जब सत्ता के बंटवारे की बात हुई तो जो नियम बनाए गए उसके अनुसार क्या तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। मतलब डिसाइड कर दिया, वहाँ अलग अलग लोग रहते थे तो कौन से पंथ या समुदाय का बंदा क्या बनेगा ये वहाँ डिसाइड कर दिया गया। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद जो मतलब मेन वहाँ वो थे पद थे, उन पर सारे समुदायों के लोगों को मतलब वो दे दिया, अधिकार दे दिया। राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ को, राष्ट्रपति हमेशा किसका, मैरोनाइट पंथ का होगा, जो कैथोलिक का ही होना चाहिए, पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमानों का बना होना चाहिए। जो उप प्रधानमंत्री का पद था वो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को दे दिया गया। संसद भी वहाँ मुख्य होती है, संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। मतलब पहले ऐसा होता होगा, जो वहाँ के ईसाई होते थे वो हमेशा फ्रांस के लोगों से जब उनको दिक्कत आती होगी तो फ्रांस से अपनी सुरक्षा की मांग करते होंगे, और जो मुसलमान थे वो पड़ोसी देश जो सीरिया होगा लेबनान का के साथ एकीकरण की मांग करते होंगे। तो जब भी वहाँ पर इन लोगों ने सबने मतलब अपने वो सत्ता की साझेदारी कर ली, तो उसके बाद ना तो ईसाई भी मांग सकते थे फ्रांस से वो मदद सुरक्षा की, ना ही मुसलमान लोग सीरिया के साथ एकीकरण की मांग उठा सकते थे। उनको पहले कहा गया कि आप लोग, अब मुसलमानों को कहा गया कि तुम सीरिया के साथ एकीकरण की बात नहीं करोगे। ये सहमति हुई थी, उसके बाद ही वहाँ सरकार बनी थी। और ईसाई लोगों को भी मना किया गया था कि वो फ्रांस से संरक्षण नहीं मांगेंगे। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर। लेबनान के अंदर जब मुसलमान और ईसाइयों के बीच ये फैसला हुआ था तब इन दोनों की जो संख्या थी, वहाँ पर जनसंख्या थी ईसाइयों और मुसलमानों की, वो बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। बाद में मुसलमान स्पष्ट, पहले तो सारे जितने समुदाय थे उनको जो वहाँ मुख्य पद थे लेबनान में वो दे दिए समझौता करके। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का, पहले तो सारे समुदाय के लोगों को दिया गया, सरकार में सत्ता की साझेदारी की गई, और उसमें मुसलमानों को कहा गया था वो पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की कभी बात नहीं करेंगे, और ईसाइयों को कहा गया था कि वो फ्रांस से कभी भी संरक्षण नहीं मांगेंगे। जब बाद में बहुत सालों बाद मुसलमानों को जब वहाँ पर बहुमत स्पष्ट मिला, तो भी वहाँ के जो मुसलमान और ईसाई थे
वो इस समझौते को मानते रहे। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। खलील जो वहाँ का रहने वाला, जिसके मम्मी पापा अलग अलग समुदाय के हैं, उसको ये जो फैसला हुआ उसमें बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, और लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते हुए सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। खलील को वहाँ पे गड़बड़ लगती है लेबनान में। वो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है लेबनान में, लोकप्रिय व्यक्ति बनना है। तो उसको लगता है कि जैसा सिस्टम लेबनान में चल रहा है उसके अनुसार तो वो कभी बड़े पद पर पहुंच ही नहीं पाएगा। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता की। खलील अपने माँ बाप के धर्म को नहीं मानता। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर। खलील चाहता था कि इसलिए माँ और बाप के धर्म को नहीं मानता था। वो चाहता था कि वो उसको किसी भी धर्म से जोड़कर ना जाना जाए। उसकी पहचान, वो अपनी पहचान को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहता था। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। और वो ये सोचता है कि लेबनान है वो जो बाकी वो है लोकतंत्र है उनकी तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। बड़ा खलील इन धर्म और समुदाय की बातों से उठकर सोचता था। वो इसलिए वो अपने आप को किसी भी धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि जो लोकतंत्र के सामान्य सिद्धांत है उनका पालन करिए, चुनाव करवाइए, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए, वो कहता था। और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए उसको राष्ट्रपति बनाइए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। खलील कहता था वे सारे धर्मों से उठकर लोकतंत्र के नियमों को अपनाकर चुनाव करवाए जाए, सबको चुनाव में हिस्सा लेने की आज़ादी दी जाए, जिसको वोट मिल जाए चाहे वो किसी भी समुदाय का हो उसको राष्ट्रपति बना दो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की। लेकिन जो वहाँ के बुजुर्ग हैं वो उसको खलील को समझाते हैं कि हम, मतलब उन्होंने गृह युद्ध देखा था वहाँ का, तो इसलिए उन्होंने बुजुर्गों ने खलील को कहा कि जो व्यवस्था चल रही है वो सही है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। वहाँ यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कान, मतलब ये कहानी खत्म, मतलब ये कहानी द्वारा समझाया गया है कि कैसे वहाँ पे अलग अलग समुदाय थे लेबनान में, और मतलब वो एक दूसरे से मिलकर भी रहते थे। गृह युद्ध के समय वो लड़ते भी थे, लेकिन बाद में वहाँ के लोगों ने एक साथ, मतलब सबको पता है कि जब हर कोई शांति से रहना चाहता है, तो इसलिए लेबनान के लोगों ने भी अलग अलग समुदाय होने के बावजूद शांति से रहने के लिए एक समझौता बनाया, और उस समझौते को सबने माना। लेकिन चाहे बाद में जाके मुसलमानों को भी बहुमत मिला, फिर भी लोगों ने माना। लेकिन एक खलील के द्वारा ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि लोकतंत्र के अंदर सबको समान माना जाए, और वहाँ पर किसी धर्म जाति को प्रेफरेंस ना दिया जाए। अगर लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानते हुए चुनाव करवाए जाए और सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए, और जो बहुमत प्राप्त करे उसको राष्ट्रपति बनाया जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, तो यही समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसा ही सभी देशों में होना चाहिए। लेकिन जो खलील के देश के बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने भयानक स्थिति देखी थी गृह युद्ध की, तो वो उन्होंने समझाया खलील को जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम सही है। खलील को लगता था कि जैसा सिस्टम चल रहा है उसमें वो कभी भी बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। तो आज आपने ऊपर पढ़ा है, पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका का देखा कि जहाँ पर सत्ता की साझेदारी हुई, बेल्जियम में वो देश टूटने से बच गया और बहुत, मतलब पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया सत्ता की साझेदारी का। तो श्रीलंका आपने देखा कि वहाँ पे सत्ता की साझेदारी ना होने के कारण कैसे गृह युद्ध हुआ और कितने लोग मारे गए, और देश को छोड़कर भी बहुत सारे लोग भाग गए। और फिर हमने सत्ता की साझेदारी में आपने पढ़ लिया कि
सत्ता की साझेदारी ठीक है, क्योंकि इसमें सामाजिक समूहों में टकराव कम हो जाता है। अगर सामाजिक समूहों में टकराव होता है तो राजनीतिक अस्थिरता आती है, और अगर सत्ता दे दी जाए सारे समूहों को तो राजनीतिक स्थिरता आती है। और अगर कह देखने में थोड़े समय के लिए सही लग सकता है कि बहुत संख्यक लोगों की इच्छाएं बाकी अल्पसंख्यकों पर थोपी जाए, लेकिन लंबे समय के बाद ये जो फैसला होता है अल्पसंख्यक का, जो अल्पसंख्यक के ऊपर बहुत संख्यक की जो इच्छा थोपी जाती है, उससे दोनों को ही नुकसान होता है। शुरू में अल्पसंख्यकों और बाद में अगर अल्पसंख्यक खड़े हो जाएं अपने गलत हो रहे के विरुद्ध खड़े हो जाएं बहुत संख्यकों के विरुद्ध, तो बहुत संख्यकों का भी नुकसान हो सकता है। और फिर हमने देखा था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र के अंदर का मतलब ही यही होता है कि इस लोकतंत्र के अंदर जितने भी लोग हो वो मिलकर शासन करें, और वही सरकार वैध होती है जिसके अंदर सारे समूह मिलकर सत्ता की साझेदारी करते हैं। और इनमें से जो एक जुक्ति परक है, एक नैतिक तर्क है। तो जुक्ति परक और समझदारी का तर्क में लाभ हानि के हिसाब किताब को लेकर फैसला लिया जाता है, और उसके उल्ट नैतिक तर्क में लाभ हानि का कोई महत्व नहीं होता। हानि, अगर जो फैसला लेना है मतलब ऐसा फैसला लिया जाता है जिसमें लाभ हानि नहीं देखी जाती। युक्ति तर्क वाले में लाभ हानि देकर फैसले लिए जाते हैं, और नैतिक तर्क में लाभ हानि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और आप लोग इसको ढंग से सुनोगे और चैप्टर को भी पढ़ लोगे, और जो मैंने इम्पोर्टेंट बार बार दोहराया उसको उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और आगे जो चैप्टर है वो हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ेंगे कल। देखते हैं कल खत्म हो जाएगा कि नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। तो आज चैप्टर को यही खत्म करते हैं और कल पढ़ेंगे। आज ये इजी है, और एक ही टॉपिक पढ़ना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है वो, और जुक्ति तर्क और नैतिक तर्क भी का मीनिंग भी अपने ढंग से याद करना है। और कल जो 4-5 चीजें होंगी वो कल हम चैप्टर